सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और आज की क्लास में मुख्य रूप से यहाँ पर जो आंकड़ों का टॉपिक है उसी को लेकर के बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने आंकड़ों के टॉपिक में आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं और आंकड़े के प्रकार कौन कौन से हैं, इसको लेकर के बात की थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो पेपर है वो भूगोल के अंतर्गत, भूगोल क्या किसी भी विषय के अंतर्गत जब हम पीएचडी की बात करते हैं या शोध की बात करते हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण पेपर होता है। और एग्जामिनेशन की दृष्टि से जितनी भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाएं या यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है या महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी यूनिट के अंतर्गत दूसरी क्लास आज की हमारी होगी और इस क्लास में टॉपिक वही रहेगा जो पहली क्लास में था, आंकड़े, डाटा। लेकिन पहली जो क्लास थी आंकड़ों के संबंध में मैंने आपको बताया था कि आंकड़े क्या होते हैं, अर्थात तथ्यात्मक जो चीजें होती हैं जिनका संख्यात्मक रूप में जो मान होते हैं वही आंकड़े होते हैं, समूह के रूप में होते हैं। तो आंकड़ों के बारे में बताया, फिर मैंने इसके बारे में विशेषताएं बात की कि कौन कौन सी विशेषताएं या लक्षण होते हैं एक समझने की दृष्टि से। और फिर हमने बात की थी प्रकारों की। प्रकारों में एक प्राइमरी डाटा, एक सेकेंडरी डाटा, एक प्राथमिक डाटा, एक गौण या द्वितीयक डाटा। और प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े आंकड़ों के दो प्रकार हैं। और आज की क्लास में हम मुख्य रूप से ये जो प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े हैं इनके स्रोतों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे डाटा इकट्ठे किए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत क्या हैं और द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत क्या हैं। यदि आप किसी एग्जामिनेशन को देखोगे तो वहां पर इस टॉपिक को लेकर के जो आज मैं आपको लिखा रहा हूं या पढ़ रहे हैं हम आज की क्लास में, इसको लेकर के सबसे ज्यादा संभावना रहती है प्रश्न पूछने की। लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका इस प्रकार का होता है कि जैसे मैं आपको बताऊंगा भाई प्राइमरी डाटा के स्रोत क्या हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्राइमरी डाटाओं को मैं परफेक्ट आपको बता दिए, इनसे बाहर जाएगा ही नहीं, लेकिन आपके समझ में जरूर आ जाएगा कि ये चीजें जिनसे प्राइमरी डाटा कलेक्शन होता है। तो प्राइमरी डाटा के कलेक्शन के 99% पॉइंट हम लिखेंगे। लेकिन उसके अलावा जैसे आपसे कहे कि कोई आदमी किसी चीज के बारे में और फोन करके पूछे तो आप बताइए क्या होगा। आपको पता है कि प्राइमरी डाटा का मतलब होता है जब डाटा नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, बिल्कुल वो प्राइमरी डाटा होते हैं। तो आप देख लेना कि वहां पर कौन से ऑप्शन में डायरेक्ट कलेक्शन का टाइप दे रखा है, तो वो कलेक्शन प्राइमरी डाटा का होगा। तो आज की क्लास में हम करेंगे आंकड़ों के स्रोत। आंकड़ों के स्रोत, आंकड़ों के स्रोत, क्योंकि आंकड़े दो हैं, प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत और द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत। द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। और हेडिंग डाल लीजिए आप, प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत। देखिए, आंकड़ों के स्रोत, आंकड़ों के स्रोत, आंकड़ों के स्रोत, और जिसमें सबसे पहले प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत। ठीक है, प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत, या इसको कह सकते हैं एकत्रित करने की विधियां। जितनी ज्यादा शब्दों का भंडार रखोगे कि आंकड़ों के स्रोत कहिए या प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे करने की विधियां कहिए, ये सब प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत में आएंगी। तो आज की क्लास का पहला टॉपिक प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत, जिसमें हमने पहले पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी डाटा से हमारा तात्पर्य उन आंकड़ों से है जिनको एक शोधकर्ता, एक अनुसंधानकर्ता बिल्कुल नए सिरे से इकट्ठे करता है। अब नए सिरे से इकट्ठे करने की पद्धति को आपको समझ लेना है, मैं लिखा रहा हूं। बाकी इसके अलावा भी कोई चीज आपके अगर कोई ऑप्शन में आता है तो उसको समझना है। लेकिन 90% संभावना
ये आंकड़ों के स्रोत हैं या कलेक्शन की जो मेथड्स हैं आंकड़ों के, इसमें से प्रश्न आते हैं। और पिछली बार भी एक दो बार एग्जामिनेशन में इसको लेकर के प्रश्न आया है। सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिगत प्रेक्षण। नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 व्यक्तिगत प्रेक्षण। व्यक्तिगत प्रेक्षण सबसे पहली विधि। देखिए, क्योंकि अनुसंधानकर्ता सबसे पहले नए सिरे से उनको इकट्ठा करता है, तो ये व्यक्तिगत जो प्रेक्षण है ये इसी के अंतर्गत आता है कि इस रीति के अनुसार शोधकर्ता अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर के भ्रमण करके अनुसंधान विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करता है। तो जो शोध कर रहा है वो जाएगा वहां पर और वहां का सर्वेक्षण करेगा, आपका अनुसंधानकर्ता स्वयं जाकर के भ्रमण करेगा और उससे संबंधित जानकारी जुटाएगा या जानकारी प्राप्त करेगा। तो इसको कहते हैं व्यक्तिगत प्रेक्षण। लिखिए इसमें, इस रीति के अनुसार, इस रीति के अनुसार, इस रीति के अनुसार अनुसंधानकर्ता या इसको कह सकते शोधकर्ता, इस रीति के अनुसार अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर के, कि जो रिसर्च का क्षेत्र है, रिसर्च स्टडी एरिया में स्वयं जाएगा, स्वयं जाकर के भ्रमण करके प्रेक्षण करके, कुछ भी ऑप्शन हो, भ्रमण कर सकता है, प्रेक्षण कर सकता है, ऑब्जर्वेशन कर सकता है, करके अनुसंधान कार्य से संबंधित या अनुसंधान विषय से संबंधित जानकारी एकत्रित करता है या जानकारी प्राप्त करता है। ये कि व्यक्तिगत प्रेक्षण का मतलब है जब कोई रिसर्च करने वाला, हाँ नमस्कार भाई, नमस्कार सभी के लिए नमस्कार। जब कोई रिसर्च करने वाला पर्टिकुलर एरिया में जाकर के वहां से संबंधित जानकारी जुटाता है, वहां से संबंधित तथ्यों को इकट्ठे करता है, वहां से संबंधित भ्रमण करके उस क्षेत्र में जब कोई जानकारी जुटाएगा, वो कैटेगरी कहलाएगी आपकी व्यक्तिगत प्रेक्षण। और व्यक्तिगत प्रेक्षण कई बार शब्द यूज होता है। देखिए, जब असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जामिनेशन में, चाहे यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन हो चाहे कॉलेज भर्ती परीक्षा हो, इनमें सभी में रिसर्च मेथोडोलॉजी का अलग से ब्रांच दे रखी है और उसमें आंकड़े किसी भी शोध के लिए प्राथमिकता में होते हैं। इस वजह से इस टॉपिक से रिलेटेड जरूर प्रश्न आता है। पूछने का तरीका हो सकता है अलग हो, लेकिन प्रश्न जरूर आता है। और यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम है उसके लिए बता दूं, उसमें 2 पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर होता है जो अनिवार्य होता है, उसमें भी इसको लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में बताई गई, लेकिन उसमें भी ये पूछे जाते हैं। कई बार किसी ब्रांच में हो सकता है ये आंकड़ों का टॉपिक रिसर्च मेथोडोलॉजी में नहीं होकर के सांख्यिकी विधियों में दे रखा हो, स्टैटिक्स में दे रखा हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टैटिक्स के अंतर्गत भी, सांख्यिकी के अंतर्गत भी आंकड़े एक रिसर्च के लिए बेस का काम करते हैं। और रिसर्च में कोई सा भी रिसर्च हो, चाहे भौगोलिक रिसर्च हो, हम भौगोलिक रिसर्च की बात करेंगे, चाहे पॉलिटिकल साइंस में हो, चाहे सोशियोलॉजी में हो, किसी भी सब्जेक्ट का रिसर्च हो, उसमें सब में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो हमने पहली आंकड़ों के स्रोत की या एकत्रित करने की विधियों में लिखा है व्यक्तिगत प्रेक्षण। जब रिसर्च करने वाला, जब अनुसंधानकर्ता जो पीएचडी करना चाहता है, शोध करना चाहता है, स्वयं क्षेत्र में जाएगा, भ्रमण करेगा, देखेगा और उससे संबंधित तथ्यों को इकट्ठा करेगा या उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करेगा। अब देखिए, इन कुछ विधियों के हम गुण दोष भी लिखेंगे। यहां भी इसमें आता है कि इस विधि के क्या तो मेजर गुण हैं और क्या इसके दोष हैं। तो व्यक्तिगत प्रेक्षण कर तो लेता है, लेकिन अब बात बताइए आप कि यदि चुनाव जो होते हैं और चुनाव को लेकर के कई बार आपने देखा होगा परिणाम से पहले ही कुछ भविष्यवाणी की जाती हैं कि क्या रिजल्ट रहेगा।
तो उससे लेकर के यदि संवाददाता व्यक्तिगत प्रेक्षण करे तो यह संभव है क्या, प्रत्येक आदमी से जांच करे, यह संभव नहीं है, क्योंकि वो कई बार अलग अलग आदमी नियुक्त कर दिए जाते हैं, वो जाकर के पूछते हैं, उसमें भी फिर रैंडम अपनाते हैं, जो हम अगली विधि पढ़ेंगे, सॉरी क्या अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्या नाम है, प्रतिचयन। तो कहने का मतलब व्यक्तिगत प्रेक्षण विधि के कुछ गुण भी हैं और कुछ दोष भी हैं। अब लिखिए गुण, इस विधि के आगे अगला लिखिए गुण, कि गुण क्या है इसके। भाई कोई आदमी जाकर के ऐसे जानकारी प्राप्त करेगा, आप कहोगे सर जानकारी तो सटीक मिलेगी, लेकिन जानकारी तो सटीक मिलेगी, लेकिन उसमें बहुत चीज लिमिटेशन भी है उसके। गुण में तो यह है कि शुद्धता रहेगी, अधिक शुद्धता रहेगी, आंकड़ों में अधिक शुद्धता रहती है। पहला गुण है आंकड़ों में अधिक शुद्धता रहती है। कि जब आदमी खुद जा करके आंकड़े इकट्ठे कर रहा है, शोधकर्ता, तो सीधी सी बात है अपने हिसाब से करेगा, अपनी जरूरत के हिसाब से करेगा, तो शुद्धता रहती है इसमें। दूसरा है विस्तृत एवं विश्वसनीय सूचना की प्राप्ति। दूसरा गुण क्या है, विस्तृत एवं विश्वसनीय सूचना की प्राप्ति। जब खुद आदमी जा रहा है शोधकर्ता, तो वहां से डिटेल में जानकारी प्राप्त करेगा और विश्वसनीय सूचना की प्राप्ति करेगा। दोनों रहेंगे, विस्तृत भी रहेगा कि कोई ऐसी भी चीज मालूम करके आ जाएगा जिसकी आगे जरूरत पड़ सकती है। कहते हैं ना तुम खुद जाइए यार, अपने हिसाब से चेक कर लीजिए, अपने हिसाब से देख लीजिए, तो अपने हिसाब से करता है सारे काम, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी डिमांड के हिसाब से। और एक है लोचपूर्णता का गुण, लोचपूर्णता का गुण, इसको बोलते हैं लचीलापन। लचीलापन रहता है। कि लोचपूर्णता है, लचीलेपन का मतलब है कि जो आप सूचना इकट्ठे कर रहे हो, जो आप आंकड़े इकट्ठे कर रहे हो, उसमें यह लोचपूर्णता रहेगी कि आप अपने हिसाब से उनको तोड़ मरोड़ के पेश कर सकते हो, अपने हिसाब से यूज ले सकते हो। उनमें लोचपूर्णता का गुण रहेगा, उसमें लचीलेपन का गुण रहेगा, जिसमें आप भविष्य के हिसाब से आप और भी कोई किसी और रिसर्च में भी उनको काम में ले सकते हो। यदि आप और भी कोई शोध कार्य करते हो और आपके पास वो आंकड़े हैं, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आंकड़ों को आप अपनी सुविधा के हिसाब से यूज कर सकते हो। इसको बोलते हैं लोचपूर्णता। अब देखिए ये गुण हैं, इनके अलावा भी गुण अपने आप जब ऑप्शन में आते हैं तो अपने आप हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए कि अधिक शुद्धता रहती है, विश्वसनीयता रहती है, विस्तृत सूचना मिल जाती है, और लोचपूर्णता या लचीलापन। ये लोचपूर्णता लचीलापन है, ये रिसर्च की भाषा है, ये शोध की भाषा है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न घुमा फिरा करके तो ये इसके गुण हैं। और अब देखेंगे इसमें दोष क्या है, इस विधि में कुछ ना कुछ दोष भी होंगे। देखिए आगे दोष, एक अलग रजिस्टर में एक क्लास इससे पहले ली थी रिसर्च मेथोडोलॉजी की, और एक ये मैं बता दूं रिसर्च मेथोडोलॉजी में आता है तो वहां पर रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़िए। यदि कोई और ज्योग्राफी की कोई एग्जामिनेशन है, कई में इसको स्टैटिक्स में या कार्टोग्राफी वाले चैप्टर में डाल रखा है, डाटा के प्रकार, उनके स्रोत, तो वहां उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो। विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त, पहला देखिए दोष, विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त। अब जैसे आप सोचिए, यदि रिसर्च का एरिया कोई पर्टिकुलर जगह है, वहां तक तो यह संभव है, लेकिन यदि सोचो आप संपूर्ण विश्व के बारे में आप शोध करना चाहते हो, पूरे भारत के बारे में शोध करना चाहते हो, तो यह संभव है क्या कि एक आदमी व्यक्तिगत रूप से जाकर के व्यक्तिगत प्रेक्षण करे। कहने के बाद पूरी जिंदगी निकल जाती है कई बार, तो वहां पर ये इसकी लिमिटेशन है कि विस्तृत क्षेत्र के लिए प्राय अनुपयुक्त रहती है। वहां पर कहीं ना कहीं हमने सेकेंडरी डाटा पर भी डिपेंड होना पड़ता है कि हर चीज के लिए हम स्वयं जाकर के प्रेक्षण करके जानकारी जुटाएं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। अब दूसरा देखिए दोष में क्या है, पक्षपात का डर।
पक्षपात का डर। अब कोई रिसर्च करने वाला खुद जाएगा और उसका रिसर्च हो सकता है इस चीज से प्रभावित होता हो कि स्वयं जा रहा है तो वो पक्षपात कर सकता। कहते हैं ना कि भाई यदि वो स्वयं जाएगा तो सीधी सी बात है यार पक्षपात करेगा। जैसे जिस पार्टी का आदमी है और उसी को किसी के बारे में रिसर्च के बारे में हम बात करें तो सीधी सी बात है वो पक्षपात रखेगा, असल ऐसे तथ्य बताएगा आप लोगों को जो वो चाहता है। तो वहां पर थोड़ा सा पक्षपात का डर रहता है। जैसे कोई भी पार्टी है उसके सदस्य कहें कि यार आप रिसर्च करो और भाई कौन जीतेगा या क्या कंडीशन रहेगी भविष्य में, तो क्या करेगा वो अपने हिसाब से तय करेगा, अपने फायदे के लिए बताएगा। तो वहां पक्षपात का डर भी रहता है। उसमें यह रहता है कि स्वयं जाकर के करेगा तो उसमें पक्षपात का डर भी रहता है, क्योंकि जो आप वो चाहता है हो सकता है उसी प्रकार के परिणाम या उसी प्रकार का परिणाम चाहता है, उसी प्रकार के डाटा लेके आए, तो ये पक्षपात का डर भी रहता है। एक और समस्या या दोष होता है कि जब वहां पर व्यक्तिगत जाकर के प्रेक्षण करेगा तो समय, धन और श्रम का अपव्यय होता है, अर्थात ज्यादा खर्चा होता है। समय, धन एवं परिश्रम का अपव्यय होता है। यह कंडीशन भी हो सकती है कि समय ज्यादा लग सकता है, ज्यादा धन खर्च हो सकता है और श्रम या परिश्रम भी ज्यादा होता है। तो कई बार इसी में सलाह देती है कि ऐसे तू कब तक करेगा, कितना खर्चा आएगा। तो इस वजह से कई बार द्वितीयक डाटाओं पे भी डिपेंड होना पड़ता है। कहते हैं कि कुछ चीजों को आप द्वितीयक डाटा के रूप में ले लीजिए। तो ये इसके दोष हैं। और देखिए जब किसी चीज के गुण पढ़ेंगे तो दोष उसके साथ साथ चलते हैं। तो पहला हमने स्रोत पढ़ा प्राइमरी डाटा कलेक्शन का, प्राइमरी डाटा इकट्ठे करने का या प्राइमरी डाटा प्राप्त करने का, व्यक्तिगत प्रेक्षण। अब देखिए नंबर दो, एक विधि और है जिसमें अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान होता है। अब देखिए आपको देखने से तो ऐसा लग रहा होगा सर अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहीं द्वितीय कैटेगरी में तो नहीं आता, नहीं आएगा। क्योंकि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का मतलब है कि इस प्रणाली में जो शोधकर्ता होता है या जो अनुसंधान करता होता है उसके द्वारा तृतीय पक्ष वाले ऐसे व्यक्तियों या साक्ष्यों से मौखिक पूछताछ द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं जो स्थिति से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। अब देखिए घटना से प्रत्यक्ष नहीं है उनका, अप्रत्यक्ष है, लेकिन वो उनसे डायरेक्ट पूछ रहा है तो उसके लिए वो प्राइमरी डाटा ही होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इस प्रणाली में अनुसंधानकर्ता द्वारा, यहीं से लिखते हैं, इस प्रणाली में अनुसंधानकर्ता द्वारा, अनुसंधानकर्ता कह लीजिए, शोधकर्ता कह लीजिए, तृतीय पक्ष वाले ऐसे व्यक्तियों द्वारा तृतीय पक्ष वाले ऐसे व्यक्तियों या साक्ष्यों से मौखिक पूछताछ, साक्ष्यों से मौखिक पूछताछ द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं
आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं या डाटा प्राप्त किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं जो स्थिति से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, जो स्थिति से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। ठीक, इसका मतलब ये है, जैसे कोई रिसर्च करने वाला, अनुसंधानकर्ता किसी जगह पर गया और वहां जाकर के कुछ भीड़ थी, उस समय वहां पर कुछ भीड़ थी और भीड़ से प्राप्त करता है जानकारी, भीड़ में जाकर के भीड़ से कुछ जानकारी प्राप्त करता है, भीड़ से कुछ पूछताछ करता है। तो भीड़ घटना से डायरेक्ट तो संबंधित नहीं है, लेकिन भीड़ ने देखा है, तो वो पूछने वाला है, जो रिसर्च करने वाला है वो उससे पूछ रहा है। तो वो रिसर्च करने वाले के लिए तो प्रत्यक्ष डाटा होंगे, लेकिन जिन लोगों से वो पूछ रहा है वो घटना से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। इस वजह से इसको कहा जाएगा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। यदि कोई घटना घटी है, घटना घट चुकी है, लेकिन उसके जो देखने वाले होते हैं, जो घटना से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, वो कहते हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने देखा है, वो नहीं था शामिल उस घटना में, लेकिन उससे पूछ करके जब रिसर्च करने वाला अनुसंधान करता कोई जानकारी प्राप्त करेगा, तो वो एक तरीके से आपके प्रत्यक्ष, जो जिम्मेदार आदमी है, जो खुद प्रत्यक्ष रूप से पूछ रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष लोगों से, जो घटना से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, उनसे प्राप्त जानकारी प्राप्त कर रहा है। तो अनुसंधानकर्ता के लिए ये जो आंकड़े होंगे, ये आपके एक तरीके से आपके प्राथमिक डाटा में शामिल होंगे, प्राइमरी डाटा के अंतर्गत आएंगे। देखिए, टेस्ट सीरीज भी हम जल्दी शुरू करेंगे और टेस्ट सीरीज का काम भी चल रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था टेस्ट सीरीज यहाँ पे हम आयोजित करेंगे, वो बिल्कुल इतनी बेहतरीन कि जो पाठ्यक्रम में दे रखी है, कोई सा एग्जामिनेशन हो, जिसकी भी करेंगे, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, 150 प्रश्न, 150 प्रश्नों का वही पैटर्न और उसी यूनिटों से प्रश्नों का कलेक्शन। टेस्ट लेंगे ऑनलाइन और टेस्ट के बाद फिर उसके पूरे 150 प्रश्नों का विश्लेषण होगा, एक तरीके से विश्लेषण व्याख्या, जो लाइव रूप में क्लास आयोजित करेंगे, उससे संबंधित जानकारी, जो भी एग्जामिनेशन होगा जिसका टेस्ट आप दोगे, उससे संबंधित व्याख्या भी कराएंगे। तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान भी आपके प्राइमरी डाटा कलेक्शन का ही एक प्रकार है। तीसरा लिखिए, स्थानीय स्रोत व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। नंबर 3, स्थानीय स्रोत या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। स्थानीय स्रोत हो सकते हैं या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। देखा होगा आपने, कई बार संवाददाता नियुक्त कर दिए जाते हैं पर्टिकुलर इलाके में, और उस क्षेत्र से लेकर के वो संवाददाता सूचना देते हैं, तो वो भी एक तरीके से प्राइमरी डाटाओं का ही कलेक्शन है। तो स्थानीय स्रोत हो सकता है कि जहां पर घटना से संबंधित जो लोकल इलाका है वहां से प्राप्त सूचना, या उस क्षेत्र में संवाददाता नियुक्त करना और उन संवाददाताओं द्वारा प्राप्त सूचना भी प्राइमरी डाटा के अंतर्गत आती है। इस रीति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्ति या विशेष संवाददाता नियुक्त कर दिए जाते हैं। जब रिसर्च करने वाला है, अब रिसर्च करने वाला ऐसा नहीं कि भूगोल का रिसर्च करने वाला, किसी भी चीज का, जैसे न्यूज चैनल होते हैं वो भी यूज करते हैं इस तकनीक को, तो वहां पर जो उन्होंने नियुक्त कर रखे लोग, उनसे वो जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वहां पर जो नियुक्त कर दिए जाते हैं, जो समय समय पर अधिकतर अपने अनुभवों के आधार पर सूचनाएं भेजते रहते हैं। जैसे आपने सारे जो न्यूज चैनल हैं या संवाददाता रिसर्च पेपर हैं आपके, या फिर जो दैनिक न्यूज़पेपर हैं, उनके भी संवाददाता होते हैं जो प्राइमरी डाटा उनको यूज करते। कहते हैं ना कि फलाने अखबार में के अनुसार, अब वो प्राइमरी रूप से सूचना आई है तो प्राइमरी डाटा है, ठीक है। इस रीति के अंतर्गत लिखिए, इस रीति के अंतर्गत, 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 इस
अनुसंधानकर्ता द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्ति या विशेष संवाददाता का मतलब ये जो सूचना देता है, संवाददाता नियुक्त कर दिए जाते हैं, नियुक्त कर दिए जाते हैं, संवाददाता नियुक्त कर दिए जाते हैं जो समय समय पर अधिकतर अपने अनुभवों के आधार पर सूचनाएं या आंकड़े भेजते रहते हैं। कि पर्टिकुलर इलाके में कुछ व्यक्ति नियुक्त कर दिए, कुछ संवाददाता नियुक्त कर दिए, और संवाददाता उस क्षेत्र में घटना से संबंधित कोई भी घटना हो सकती है, समय समय पर अनुसंधानकर्ता को या जो शोधकर्ता होता है उसके लिए जानकारियां देते रहते हैं, सूचना भेजते रहते हैं। तो स्थानीय स्रोत या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। नंबर 4, सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति। सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर, नंबर 4, ये वेरी मोस्ट ध्यान रखना है आपको। सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति। सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति। देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, 2 रीति बताऊंगा मैं आप लोगों को, ये वेरी मोस्ट डाल लेना इन पर। एक तो ये होगा, दोनों प्रश्नावली होंगी, समझ लेना आप, दोनों प्रश्नों की सूची होंगी, लेकिन दोनों में अंतर यह रहेगा कि एक में डाक से भेजी जाएंगी और सूचना देने वाला स्वयं सूचना भरता है, और एक ऐसी प्रश्नावली होगी, दोनों प्रश्नों की सूची है, एक ऐसी होगी जिसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा कुछ प्रगणक नियुक्त कर दिए जाते हैं और वो ले जाकर के पूछ करके फिर प्रगणक सूचना भरते हैं। तो इन दोनों को लेकर के प्रश्न आते हैं, ये दोनों मोस्ट ध्यान रखना। तो सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति का मतलब यह है कि इस रीति के अनुसार अनुसंधानकर्ता सर्वप्रथम जांच से संबंधित प्रश्नों की एक अनुसूची या प्रश्नावली तैयार करता है, अनुसूची तैयार करता है या प्रश्नावली, और फिर क्या करता है, उन्हें डाक से उन सूचकों के पास भेज देता है जो उनको भर करके निश्चित तिथि तक लौटा देते हैं। कहने का मतलब प्रश्नों की सूची बनाई रिसर्च करने वाले ने और डाक से उन सूचियों को सूचकों के पास भेज दिया कि भाई साहब आप इसको भर करके भेज दीजिए। अब देखिए यहां पर आप कहोगे सर इसकी लिमिटेशन है। अब लिमिटेशन अपने आप सोचोगे, यदि वो पढ़ा लिखा हुआ सूचना देने वाला, उसी के लिए संभव है, तो इसमें गुण पढ़ेंगे हम और इस रीति में कुछ दोष पढ़ेंगे, और ये दोनों एग्जामिनेशन में ज्यादा मोस्ट हैं, आते हैं इससे प्रश्न। तो इस रीति के अनुसार लिखिए, समझ लेना इसको, इस रीति के अनुसार
सर्वप्रथम अनुसंधानकर्ता, सर्वप्रथम जो रिसर्च करने वाला होता है अनुसंधानकर्ता, जांच से संबंधित, जांच से संबंधित प्रश्नों की अनुसूची या कह सकते हैं प्रश्नावली, अनुसूची या प्रश्नावली तैयार करता है। क्या लिखा कि जो रोज शोध करने वाला है, जो रिसर्च कर रहा है, वो क्या करेगा, जांच से संबंधित प्रश्नों की एक अनुसूची तैयार कर लेगा, एक प्रश्नावली तैयार कर लेगा, जिसको वह उनकी अनेक प्रतियां डाक द्वारा सूचकों के पास भेज देता है। उसको ये काम कर दिया उसने कि अनुसूची या प्रश्नावली तैयार करता है और अनेक प्रतियां डाक द्वारा सूचकों के पास भेज दी जाती हैं। जो सूचना देने वाले हैं उनके पास उन्होंने अनेक प्रतियां डाक द्वारा सूचना देने वालों के पास भेज दी, या जो सूचक है उनके पास भेज दी, जो उनको भरकर निश्चित तिथि तक लौटा देते हैं। तथा सूचना देने वाले इनको स्वयं सूचना भर के डाक द्वारा ही वापस अनुसंधानकर्ता को लौटा देता है। लौटाता है ना, निश्चित तिथि तक लौटा देता है, कहने का मतलब ये है। इसका मतलब ये हुआ कि सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरकर सूचना प्राप्ति का मतलब ये है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रश्नों की एक सूची तैयार करेगा या प्रश्नावली तैयार करेगा, उसकी अनेक प्रतियां डाक से सूचना देने वाले के पास भेज दी और सूचना देने वाले ने उसमें सूचना भर के वापस अनुसंधानकर्ता को वापस लौटा दी। तो ये प्रक्रिया है। अब देखिए, इसमें प्रश्नों की सूची तो बनाई अनुसंधानकर्ता ने, लेकिन सूचना किसने भरी है, सूचक ने, या जो सूचना देने वाला है उसने स्वयं सूचना को भरा है। अब इस रीति के कुछ गुण दोष आपके सामने आएंगे कि आप देखिए गुण क्या है इसके। एक तो कम खर्च में विस्तृत सूचना की प्राप्ति हो जाती है कि आपने जहां जहां से सूचना ली है आपको जाना नहीं पड़ा है और कम खर्च में आपके पास सूचना आ गई। पहला गुण देखिए, गुण नंबर 1, कम खर्च में विस्तृत सूचना की प्राप्ति। कम खर्च में कोई खर्चा नहीं लगा और उसने नहीं जाना पड़ा उसको, उसने भेज दिया और उसने लौटा दिया। विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त, विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त। देखिए जितने भी प्रश्न होंगे उनको यदि आप अपने ऊपर लागू करोगे,
अपने ऊपर लागू करके देखोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे और प्रश्न का उत्तर देने की कंडीशन में भी रहोगे। मैंने आपको बताया कि प्रश्न पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल सकता है। तो जितने ज्यादा आप विकल्प को अपने पास रखोगे, आप सोच के देखिए कि आप अनुसंधान करता हो, क्योंकि नेट कर रखी है, जेआरएफ कर रखी है, कुछ पीएचडी कर रखी होगी, पीएचडी कर रहे होंगे, तो आप एक अनुसंधान करता हो और इस प्रकार की तकनीक अपनाते हो तो क्या क्या इसके फायदे और क्या क्या नुकसान है ये देखना है। तो जितना ज्यादा अपने नजदीक किसी भी चीज को लेकर के पढ़ोगे उतना ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। तो विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त है कि बहुत ज्यादा दूर इलाका है और उसमें व्यक्तिगत रूप से आप प्रगणक नहीं भेज सकते, तो इस तरीके से डाक से भेज दो और मंगा लो। अब ठीक है, आप कहोगे सर इसमें कुछ कमी रहेंगी, बिल्कुल, तो इसमें दोष रहेंगे, उनको दोषों में पढ़ेंगे। मौलिकता का गुण है, क्योंकि स्वयं सूचक भरता है इसको, तो मौलिकता का गुण। नंबर 3, मौलिकता का गुण है क्योंकि सूचना स्वयं सूचकों द्वारा भरी जाती है, क्योंकि सूचना स्वयं सूचकों द्वारा भरी जाती है। जो भी सूचना भेज रहा है मौलिक है, क्योंकि सूचना देने वाला स्वयं भर रहा है। अतः इसमें मौलिकता का गुण होता है। ये इसके गुण है। कम खर्च में विस्तृत सूचना विस्तृत क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और मौलिकता का गुण रहता है। अब समस्या आएगी सर इसमें कुछ लिमिटेशन है इसकी। आगे इसके कौन कौन से दोष हैं ये देखिए आप। लास्ट में दोनों के अंतर की बात करेंगे हम। सेकंड देखिए दोष। अगर आप उसके ऊपर ही छोड़ दोगे जो सूचना देने वाला है, तो एक चीज आपको लगेगी कि अपर्याप्त और अपूर्ण सूचना भी भेज सकता है। जैसे उसके पास आपने कोई पेपर भेजा और हो सकता है वो आधा कर दे उसको, या आप उसको आधा सूचना भर दे और अपर्याप्त सूचना भरे, तो ये भी डर रहेगा कि अपर्याप्त सूचना, अपूर्ण सूचना। दोष में नंबर 1, अपर्याप्त सूचना, अपूर्ण सूचना। यह भी दोष है कि अपूर्ण सूचना भी दे सकता है, अपर्याप्त भी दे सकता है, अपूर्ण भी दे सकता है। शुद्धता का अभाव यह भी हो सकता है। शुद्धता का अभाव, लोचपूर्णता का अभाव, लोचपूर्णता का अभाव। देखिए जब आपका अनुसंधानकर्ता स्वयं पूछेगा या अपने द्वारा प्रगणक लोग जो ट्रेंड है उसको समझा करके भेजेगा, तो वो लोचपूर्ण सूचना लेके आएगा, जो उनको चाहिए वही निकल के आएगी जानकारी। लेकिन यहां पर ये लोचपूर्णता का अभाव हो सकता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कुछ भी। और लोचपूर्णता तब कायम रहती है जब या तो अनुसंधानकर्ता स्वयं जाए, खुद को पता है, या कोई बात नहीं खुद नहीं जाए तो अपना ट्रेंड जो आदमी है जिसको बता के भेजेगा वो कि आपको ये सूचना पूछ करके आनी है, भूल मत जाना, ये जानकारी लेकर के आनी है और इस प्रकार से लेके आनी है। तो कहने का मतलब इस कंडीशन में लोचपूर्णता का अभाव रहता है। और एक सबसे बड़ा दोष है इस रीति का कि शिक्षित व्यक्तियों तक ही सीमित रीति है ये, क्योंकि यदि सूचक जो सूचना देने वाले यदि पढ़े लिखे हैं तो वहां पर ये ठीक है, अन्यथा ये रीति कारगर नहीं है कि यदि सूचक पढ़ाई लिखाई नहीं जानते, उनको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता,
तो वो सूचना नहीं दे सकते। तो सबसे बड़ा दोष है, उसको लिखा रहा हूं मैं, शिक्षित व्यक्तियों तक ही सीमित रीति। शिक्षित व्यक्तियों तक ही सीमित रीति, अर्थात यदि सूचक पढ़े लिखे नहीं हैं तो यह रीति या विधि सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं है, इस विधि को सही नहीं माना जा सकता। इसमें पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है कि यदि वो पढ़ा लिखा नहीं है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, जानकार नहीं है, तो इसको सही नहीं माना जा सकता। तो देखिए, ये थी आपके पहली विधि,
प्रश्नावली। तो इसमें एक में आपके प्रश्नावली में प्रश्नों को बना करके और डाक द्वारा भेज दिया जाता है, और प्रश्नावली में स्वयं सूचक सूचना भर करके वापस उसको भेज देते हैं आपके अनुसंधानकर्ता के पास। दोनों आपके, एक प्रश्नावली कहते हैं इसको, और दूसरी जो विधि होगी उसमें थोड़ा सा अंतर यह रहेगा कि दूसरी विधि में, यह विधि थी पहले वाली, इसमें तैयार करके और प्रश्नावली को डाक द्वारा उसके पास भेज दिया और वापस उसने सूचना दे करके भेज दिया, जिसकी सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि सूचकों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। यदि वो लिटरेट नहीं है, यदि वो शिक्षित नहीं है, तो ये विधि कारगर नहीं है। तो एक तरीके से इसको कहेंगे प्रश्नावली, प्रश्नों की सूची होती है तो इसको प्रश्नावली कहा जाता है। और दूसरी जो विधि हम पढ़ेंगे उसको कहते हैं आपके शेड्यूल या अनुसूचियां, ठीक है ना। तो आपके दोनों में, वैसे तो प्रश्नों की सूची है दोनों, अंतर समझ लेना, पहले वाली प्रश्नावली थी और अब दूसरी हम पढ़ेंगे अगली विधि। क्रम देख लेना आप कौन सा है, नंबर 5। नंबर 5 प्रगणकों द्वारा कुछ अनुसूचियां भरकर सूचना प्राप्ति। प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरकर सूचना प्राप्ति। ये एक विधि है। पहले विधि थी, उसमें अनुसंधानकर्ता ने अपनी जरूरत के हिसाब से प्रश्न बना करके सूचकों के पास डाक से भेज दिया और उन्होंने सूचना भर करके वापस अनुसंधानकार को भर दी। अपर्याप्त है, अपूर्ण है या आदि अधूरी भरी है, ये उसकी लिमिटेशन है। अब प्रगणकों द्वारा अनुसूची भरकर सूचना प्राप्ति, इसका मतलब ये है कि इस रीति में भी संबंधित प्रश्नों की अनुसूची तैयार की जाती है, परंतु इन अनुसूचियों को प्रत्यक्ष रूप से सूचकों के पास नहीं भेजा जाता, बल्कि कुछ प्रगणक नियुक्त कर दिए जाते हैं और जो घर घर जाकर के सूचकों से सूचना पूछते हैं और स्वयं अनुसूचियां भरते हैं। प्राय प्रगणक अपूर्ण, निष्पक्ष, धैर्यवान, अनुभवी, व्यवहार कुशल, ईमानदार होना चाहिए। अब इसमें ये लिमिटेशन है कि प्रगणक है वो सही होना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें दोनों प्रश्नों की सूची होती है। पहले वाला था वो आपके प्रश्नावली था, उसको प्रश्नावली कहेंगे, और ये जो अभी अब बता रहा हूं ये आपकी अनुसूची है, शेड्यूल है, ये अनुसूची है। आप इंग्लिश वर्जन यूज रख लेना, ये शेड्यूल है। अभी जो बता रहा हूं, पहले वाला था वो प्रश्नावली था, लेकिन प्रश्नावली दोनों ही होती है। कंफ्यूज करने के लिए मैं दोनों में लिख रहा हूं मैं आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कौन सी किस कैटेगरी में आती है, कि दोनों ही वस्तुतः प्रश्नों की सूची है। पहले वाली थी उसको डाक से भेजते हैं और इस सूची को भेजते हैं आपके प्रगणक नियुक्त करके। शेड्यूल दोनों में लिखेगा, अनुसूची दोनों में लिख रहा है, लेकिन वो प्रश्नावली है और ये आपकी अनुसूची, अभी बता रहा हूं ये अनुसूची है, ये शेड्यूल है। SCHEDULE, शेड्यूल। देखिए ये जो अभी लिखा रहा हूं नंबर 5 पे, इसको लिख लेना आप, शेड्यूल, क्योंकि प्रश्न में भी आता है ऐसा, इसी वजह से मैंने दोनों में प्रश्नावली यूज किया है। लेकिन आप समझने की दृष्टि से इसको शेड्यूल, ये अनुसूची है और वो प्रश्नावली है पहले वाली, ध्यान रखना है आपको। लेकिन दोनों ही प्रश्नों की सूची है, दोनों में आता है ये बात, शब्द यूज। लेकिन यदि आपने एक में शब्द को नहीं पढ़ा तो वहां प्रश्न आएगा तो गलत हो जाएगा आपका। तो दोनों प्रश्नों की सूची होती है, लेकिन दोनों में इतना अंतर है कि एक डाक से भेजी जाती है, एक प्रगणक लेके जाता है। तो जो डाक से भेजी जाती है उसको आप प्रश्नावली कहेंगे और जो प्रगणक लेके जाएगा वो शेड्यूल होगी। तो ये जो अभी नंबर 5 पर हम लिखे, प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरकर सूचना प्राप्ति,
देखिए लिखिए इसमें, इस रीति के अनुसार, इस रीति के अनुसार भी संबंधित प्रश्नों, इस रीति के अनुसार भी संबंधित प्रश्नों की अनुसूची तैयार की जाती है। तैयार की जाती है। इस रीति के अनुसार भी प्रश्नों की अनुसूची तैयार की जाती है, परंतु अब देखिए अंतर क्या होगा इसमें, परंतु इन अनुसूचियों को, इन अनुसूचियों को प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सीधे सूचकों के पास नहीं भेजा जाता। डायरेक्ट नहीं भेजते, इनको नहीं भेजा जाता, बल्कि यहां लिख लेना, इस रीति के अनुसार भी संबंधित प्रश्नों की अनुसूची तैयार की जाती है, परंतु इन अनुसूचियों को प्रत्यक्ष रूप से सीधे सूचकों के पास नहीं भेजा जाता, बल्कि कुछ प्रगणक नियुक्त कर दिए जाते हैं। प्रगणक नियुक्त कर दिए जाते हैं, कुछ प्रगणक नियुक्त कर देते हैं जो कि घर घर जाकर के सूचकों से पूछताछ करके स्वयं अनुसूचियां भरते हैं। कुछ प्रगणक नियुक्त कर दिए जाते हैं जो कि घर घर जाकर स्वयं सूचकों से सूचना प्राप्त करके या पूछताछ करके स्वयं सूचना भरते हैं। स्वयं सूचना भरते हैं, अर्थात प्रगणक स्वयं अनुसूचियों को भरते हैं। यह शेड्यूल है। देखिए इंग्लिश में शेड्यूल शब्द है इसके लिए, बाकी का प्रश्नावली क्योंकि दोनों में यूज होता है, इस वजह से मैंने दोनों लिखाया है आपको। कहीं कहीं में यूज होते हैं और आप कंफ्यूज हो जाओ, तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों प्रश्नों की सूची है, दोनों प्रश्नावली होती है वस्तुतः, लेकिन एक जिसको शेड्यूल, जिसको हम प्रश्नावली कहते हैं, वो प्रश्नावली डाक द्वारा भेजा जाता है, और जिसको शेड्यूल कहते हैं हम, वो प्रगणक लेके जाता है। तो प्रगणक के साथ जाती है अनुसूची। तो यहां पर प्रगणकों द्वारा अनुसूची भरकर के सूचना प्राप्ति, ये जो अनुसूची है, जो शेड्यूल है, इसको स्वयं प्रगणक भरता है। अब स्वयं भरता है, इस वजह से सूचकों का पढ़ा लिखना होना इसमें जरूरी नहीं है। तो ये आपके अनुसूची, ये अनुसूची है, ठीक है ना, ये मैं अनुसूची है ये।
नोट कर लेना इसको यहीं, बाकी का अपने आप प्रश्नावली बच जाएगी। ये अनुसूची है। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी वही लिखाना चाह रहा हूं मैं कि जैसे भारतीय जनगणना विभाग है, जो भारतीय जनगणना विभाग है, सेंसस ऑफ इंडिया, जो इस रीति को अपनाता है, आपने देखा होगा उनके पास एक कागज होता है और उसमें प्रश्नावली होती है, प्रश्न भरे हुए होते हैं, प्रश्नों की सूची होती है, लेकिन प्रगणक के रूप में उनको मान सकते हो, टीचर वगैरह जो भी आते हैं और वो घर वाले से पूछ करके सूचना भरते हैं। तो भारतीय जनगणना विभाग द्वारा इस रीति को ही सामान्यतः अपनाया जाता है। लिख लीजिए, भारतीय जनगणना विभाग द्वारा प्राय इस रीति को अपनाया जाता है। भारतीय जनगणना विभाग द्वारा इस रीति को अपनाया जाता है। इस रीति का यूज करके जनगणना विभाग जनगणना के संबंधित डाटा कलेक्शन करता है। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय जनगणना विभाग किसको अपनाता है? शेड्यूल को, जिसमें प्रगणक जाते हैं और प्रगणक सूचना लेकर के आते हैं। अब देखिए एक चीज यहां पर है कि जो प्रगणक होते हैं, प्राय प्रगणक में निम्न गुण होने चाहिए, ध्यान रखना है आपको। ये चाहे प्रश्न के रूप में लिख लो, चाहे कैसे लिख लीजिए, प्राय प्रगणकों में निम्न गुण होना जरूरी माना जाता है। कौन कौन से गुण होने चाहिए? पॉइंट्स में लिखा रहा हूं मैं आपको। निपुण होने चाहिए वो, निपुण। देखिए इसमें प्रश्न हो सकता है कि कौन सा है गुण है जो उसमें अपेक्षित माना जा सकता है। निपुण होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, भाई किसी भी जाति धर्म से संबंधित सूचना इकट्ठे कर रहा है, लेकिन उसमें निष्पक्षता का गुण जरूरी है कि वो भरते समय कि उसी पर डिपेंड कर रहा है, जो सूचना दे रहा है उसका जरूर नहीं पढ़ा लिखा हो, और क्योंकि उसके पास ही प्रश्नों की सूची है, वही शेड्यूल को भर रहा है, वही अनुसूची को भर रहा है, तो उसका निपुण होना, चीज की जानकारी हो, सारी चीजों की, निष्पक्ष हो, धैर्यवान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए वो। आपने देखा ना कई बार कई होते हैं एकदम से गुस्सा आ जाता है, कि गुस्सा यदि आ गया तो सूचना सही नहीं प्राप्त कर पाएगा, तो वो क्या है, आपका धैर्यवान हो। कई बार आप जाते हो सकता है सूचना देने वाले का मूड खराब है, तो वहां पर ये जरूरी है कि वहां पर आपको धैर्य रखना है। अनुभवी होना चाहिए, अनुभवी, व्यवहार कुशल, कहते हैं ना कि बड़े प्यार से अच्छे से बोलते हो, आप भूगोल के विद्यार्थी रहे हो, आप भूगोल के विद्यार्थी हो, और यदि जब आप सर्वेक्षण जाते हैं ना, भौगोलिक आर्थिक सर्वेक्षण होता है, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, तो उसमें कई विद्यार्थी होते हैं, जब घर घर में जाकर के पूछते हैं तो कई लोगों का बड़ा आदर सत्कार होता है, और कई जो थोड़े से व्यवहार कुशल नहीं होते या एक तरीके से ऊटपटांग व्यवहार करते हैं, उनको भगा भी दिया जाता है। आपने ये स्वयं सोचा होगा। तो आप जो भर रहे हो ना, वो एक तरीके से प्रश्नों की सूची आपको टीचर ने दी, तो अनुसूची भरते हो आप लोग, तो शेड्यूल होता है आपके हाथों में, ये समझ लेना आप। तो सभी विद्यार्थी जो पीजी कर रखी है हमने सभी ने, या ऑनर्स का कोई विद्यार्थी है जिसमें ये सर्वेक्षण होते हैं, भौगोलिक आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण, जिसमें कैंप लगता है और उसमें शेड्यूल दे करके भेजा जाता है विद्यार्थियों को, शेड्यूल दे करके उस विद्यार्थी को भेजा जाता है, और वो शेड्यूल है वो भरना विद्यार्थी की व्यवहार कुशलता पर, ईमानदारी पर, निष्पक्षता, धैर्यवान होना, निपुणता का गुण, ये सभी बहुत जरूरी चीजें होती है। व्यवहार कुशल, ईमानदार, एक और लिख ली, ईमानदार, इत्यादि, ये सभी उसमें गुण होने चाहिए। प्रगणकों में निम्न गुण होना जरूरी माना जाता है। ये अपेक्षित होते हैं गुण,
जिसमें जो सूचना लेने जा रहा है कि आए ना एमए में आपने किया हो, कई तो मैंने देखा कि कई विद्यार्थी चाय पीते हैं कई जगह, वहां पे बड़ा आदर सत्कार होता है उनका, क्योंकि बहुत चतुर होते हैं और थोड़ा सा कई चीजों को ध्यान भी रखते हैं। जब आप दूसरे के घर में जा रहे हो, एक प्रश्न उठ पटांग तरीके से नहीं पूछ लो आप, एक जबरदस्ती का कोई नेगेटिव अप्रोच का प्रश्न पूछ लो तो उसको गुस्सा भी आ सकता है। और कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको भगा देते हैं और कई विद्यार्थी वहां पर नाश्ता करके आते हैं। तो ये सभी इन गुणों पर डिपेंड करता है। अनुसूची आप लेके जा रहे हो तो आपका व्यवहार कैसा है, और यही बात आपके प्रगणकों में होनी चाहिए, ये हमने लिखा है। और इससे रिलेटेड और भी कुछ हो सकता है, आपको लगे कोई और भी गुण, वो भी शामिल है इसमें, ईमानदारी का, ठीक है, व्यवहार कुशलता का, अनुभवी का, कैसे चतुराई का। कि कई बच्चे होते हैं ना उठपटांग प्रश्न, ऐसा प्रश्न पूछ लो जो कटु सत्य है, सत्य तो हो सब, मैं सही तो पूछ रहा हूं, कहा किसी से तुमने ऐसा क्यों पूछा, सर मैंने सही पूछा था, भाई सही तो पूछा था, लेकिन ये बुरा भी लग सकता है किसी को, ऐसा सही भी जरूरी नहीं है जो आप बिल्कुल तरीके से प्रश्न पूछें। हाँ, तो इस तरीके से ये प्रश्नों का पूछना इस पर डिपेंड करता है। अब देखिए, अब लास्ट में प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर देखिए। मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, अब बता रहा हूं, यहां पर ध्यान रखना आप। देखिए, सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरकर सूचना प्राप्ति, ये जो अनुसूची है ना, ये प्रश्नों की सूची है, प्रश्नों की सूची। अब सूचक जिसको भरते हैं ना, वो कहलाती है प्रश्नावली। इसको आप अब समझ लेना, प्रश्नावली है ये प्रश्नावली है, प्रश्नों की सूची ये प्रश्नावली है। और आगे जो देखेंगे हम, ये वाली है जो प्रगणक जो भरते हैं इसको, ये आपकी अनुसूची, ये अनुसूची है, या इसको कहेंगे हम शेड्यूल है ये, ठीक है ना, इसको कहेंगे SCHEDULE, ये शेड्यूल है। तो आप तो ये ध्यान रखो, जनगणना में शेड्यूल अपनाया जाता है, ठीक है। अब अंतर डाल लीजिए, प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर। हेडिंग डालिए, एक लाइन का लिखेंगे हम, प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर। प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर, क्या अंतर हो सकता है? देखिए, प्रश्नावली प्रश्नों की वह सूची है जो कि स्वयं सूचकों द्वारा भरी जाती है। प्रश्नावली प्रश्नों की वह सूची है जो स्वयं सूचकों द्वारा भरी जाती है। इसके विपरीत अनुसूची प्रश्नों की वह सूची है जो प्रशिक्षित प्रगणकों द्वारा सूचकों से पूछताछ करके भरी जाती है। तो अब ये दोनों आपके समझ में आ जाएंगे, दो लाइन का सारांश है, प्रश्नावली और अनुसूची एक क्वेश्चनों की सूची है दोनों ही, लेकिन अनुसूची में प्रगणक भरते हैं और प्रश्नावली में स्वयं सूचक भरता है। लिखिए, प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर। प्रश्नावली प्रश्नों की वह सूची है, प्रश्नावली प्रश्नों की वह सूची है जो स्वयं सूचकों द्वारा भरी जाती है, पहला। इसके विपरीत अनुसूची क्या कहेंगे इसको? शेड्यूल। इसके विपरीत शेड्यूल प्रश्नों की वह सूची है
प्रश्नों की वह सूची है जो प्रशिक्षित प्रगणकों द्वारा सूचकों से पूछताछ करके भरी जाती है। अब आपकी समझ में आ गई होंगी दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, मैंने दोनों में चला करके प्रश्नावली यूज की है, क्योंकि कई प्रश्नों में प्रश्नावली यूज होना नहीं होना आपके अंतर ही नहीं कर पाता सही। आपको तो बात यह समझनी है कि दोनों प्रश्नों की ही सूची है, दोनों प्रश्नों की सूची है। एक में सूचक भरते हैं स्वयं, डाक द्वारा जाएंगी, और सूचक सूचना देने वाला खुद भरेगा, वो तो है प्रश्नावली। और जो शेड्यूल होती है उसका मतलब है कि प्रशिक्षित प्रगणक उसको लेकर के जाते हैं प्रश्नों की सूची को, और फिर सूचकों से पूछ करके भरते प्रगणक खुद हैं। तो एक प्रश्नावली और एक अनुसूची, ये वेरी मोस्ट है दोनों, आप इनको याद रख लेना। अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये प्रश्नावली पहले वाली देख लेना, और ये मैंने बताई आपको अनुसूची, या इसको कहेंगे शेड्यूल। और शेड्यूल में क्या इंपॉर्टेंट है? प्रगणक, और ये डिफरेंस है प्रगणक और अनुसूची में अंतर। तो इस तरीके से ये हमारे प्राइमरी डाटा हैं, उसके कलेक्शन के स्रोत हैं, या उसके माध्यम है, या उसकी प्राइमरी कलेक्शन की रीति है। अब जो लिखा है आपने सोर्स ऑफ डाटा में प्राइमरी में, ये सबसे ज्यादा मोस्ट है इसमें प्रश्नावली और अनुसूची, ये देख लेना आप। बाकी के ऑप्शन में किसी भी रूप में बन करके कोई आ सकता है, तो उस हिसाब से आपको उत्तर दे देना है। और जो द्वितीयक समंक है उसमें सीधा सा है कि द्वितीयक समंक हम लिखेंगे, उसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, फिर अपने आप अपने विवेक से भी यूज कर सकते हो। बाकी मैं कुछ लिखा रहा हूं, बाकी का अपने हिसाब से आप देख लेना इनको। अब लिखिए आप सेकंड, द्वितीयक समंकों के स्रोत। प्राइमरी डाटा कलेक्शन के स्रोत मैंने बताए, और लास्ट टॉपिक है 5-7 लाइन लिखनी है इसमें कि द्वितीयक समंकों के स्रोत। देखिए, द्वितीयक या गौण आंकड़ों के स्रोत, द्वितीयक या गौण आंकड़ों के स्रोत। जैसा हमने देखा कि गौण आंकड़ों का मतलब वो है कि पहले शुरू में जब डायरेक्ट कोई यूज करता है, देखिए प्राइमरी में आता है इंटरव्यू। अब यही तो मैं कह रहा हूं, आपको ये देखना है, इंटरव्यू प्राइमरी में आएगा, इंटरव्यू प्राइमरी में आएगा, टेलीफोन से कोई सूचना प्राप्त करते हो वो प्राइमरी में आएगा। आपको यही समझना है कि आपके जब इंटरव्यू होता है तो क्या होता है, आप सूचना दे रहे हो डायरेक्ट, तो आप पूछ रहे हो साक्षात्कार में। अब साक्षात्कार का ये मतलब नहीं है आप किसी जॉब के लिए साक्षात्कार दे रहे हो, ये मतलब नहीं है। संवाददाता उससे पूछता है, वो भी तो साक्षात्कार है, तो साक्षात्कार प्राइमरी में आता है। लिखिए, द्वितीयक समंकों के स्रोत। द्वितीयक समंक का मतलब होता है कि जिनको पहले से प्रकाशित किया जा चुका है, या आपके अप्रकाशित हो सकते हैं, कोई अभिलेख हो सकता है, ये जो आंकड़े होते हैं ये द्वितीयक समंक में आते हैं। तो द्वितीयक समंकों के स्रोत में नंबर 1, प्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत इसमें राष्ट्रीय प्रकाशन हो सकता है, सरकारी में राष्ट्रीय प्रकाशन, कोई भी राष्ट्रीय प्रकाशन हो, जैसे आपके कोई भी आपका सरकारी, अर्ध सरकारी, केंद्र राज्य सरकारों के विभिन्न वित्त आयोगों की रिपोर्ट हो सकती हैं, बुलेटिन हो सकते हैं, ये सभी आपके राष्ट्रीय पब्लिकेशन में आएगा। इसमें राष्ट्रीय पब्लिकेशन में देखिए सरकारी प्रकाशन,
अर्ध सरकारी हो सकता है, सरकारी हो सकता है। सरकारी में जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। सरकारी प्रकाशन में केंद्र राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रकाशित बुलेटिन, केंद्र राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित विभिन्न विभागों, मंत्रालयों के बुलेटिन, ये हो सकता है। राष्ट्रीय पब्लिकेशन में केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, कोई भी विभिन्न विभागों, मंत्रालयों के बुलेटिन या सूचनाएं जो आती हैं। अब विभिन्न रिपोर्ट है ना, इसमें लिखाना कोई लाजमी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। किसी भी राजस्थान सरकार की कुछ रिपोर्ट निकलती है, जैसे कुछ आपके दैनिक निकलते हैं, कुछ अर्ध दैनिक दैनिक होते हैं, कुछ आपके साप्ताहिक होते हैं, कुछ मासिक होते हैं, कुछ वार्षिक होते हैं, कुछ द्विवार्षिक होते हैं। तो ये सभी आपके इस कैटेगरी में आएंगे। लिख लीजिए साप्ताहिक, साप्ताहिक हो सकते हैं, दैनिक हो सकते हैं, मासिक, वार्षिक, छमाही, द्विवार्षिक। जैसे द्विवार्षिक में जैसे मैं एग्जांपल दूं कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है देहरादून, वो हर 2 साल में वन रिपोर्ट जारी करता है। तो वो एक तरीके से क्या है, आपके द्वितीयक डाटा होंगे आपके। तो सरकारी प्रकाशन, राष्ट्रीय प्रकाशनों में सरकारी प्रकाशन केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित विभिन्न विभागों, मंत्रालयों के बुलेटिन, साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, वार्षिक, छमाही, द्विवार्षिक। जैसे देखिए लिख बता रहा हूं, जैसे द्विवार्षिक वन रिपोर्ट, 2 साल में एक बार आती है वन रिपोर्ट। कौन निकालता? देहरादून, देहरादून से निकलती है वन रिपोर्ट। तो इसका एग्जांपल है द्वितीयक का। अब इस जैसे आपके ऑप्शन आए, आप देख लेना। इसके बाद देखिए अर्ध सरकारी, अर्ध सरकारी पब्लिकेशन वो आपका होगा। सर इसमें क्या आएगा अर्ध सरकारी में? जैसे देखिए नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, इनकी रिपोर्टें आती हैं। जैसे जन्म प्रमाण पत्र जो बनते हैं, नगर निगम, नगर पालिका, इनके द्वारा अनेक बुलेटिन निकाले जाते हैं। जैसे कुछ स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट निकलता है, या आपके जन्म मृत्यु के आंकड़े, स्वास्थ्य के आंकड़े द्वारा प्रकाशित जन्म, मृत्यु, स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े इस कैटेगरी में अर्ध सरकारी में आएंगे। तो ये भी डाटा है। इसी प्रकार से आगे देखना अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, अंतरराष्ट्रीय संख्या नहीं डाल रहा हूं, आप अपने हिसाब से लिख लेना। अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, अब आपको अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन में क्या आएगा? बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय आपके रिपोर्ट जारी होती हैं। जैसे आईपीसीसी की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेटिकल चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी की रिपोर्ट है। इसी प्रकार से यूएनओ के अधीन जो है वो उनकी रिपोर्ट आती है, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, आईपीसीसी,
इन सभी की रिपोर्ट। अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन जैसे यूएनओ की रिपोर्ट, आईपीसीसी की रिपोर्ट, आते हैं ना कई बार आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार उस समय इतना टेम्परेचर हो जाएगा, तो उसको आधार मान करके कई बार यदि आप पीएचडी कर रहे हो तो वहां पर भी हम उसका हवाले देते हैं कि आईपीसीसी ने अपनी इस रिपोर्ट में ये कहा है कि आगामी ये कंडीशन होगी, तो वहां पर डाटा को हमने सेकेंडरी रूप में यूज कर लिया और रिसर्च में काम आ गया। तो इस तरीके से बहुत सारी एजेंसी हैं जिनके आंकड़े इस प्रकार से जारी होते हैं। इनमें अंतरराष्ट्रीय में आपको WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ILO इत्यादि कर रहा हूं मैं आपको। ये हो सकता है अंतरराष्ट्रीय पब्लिकेशन। बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय जितनी भी रिपोर्ट है इस कैटेगरी में आएंगी। यहां पर इतना ही लिख सकते हैं, बाकी अनलिमिटेड है, जिनको एक तरीके से बहुत सारी कोई भी एजेंसी हो सकती है, कोई अंतरराष्ट्रीय आयोग हो सकता है, उसके संबंध में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो सकता है, उनकी जितनी भी रिपोर्ट निकलेंगी वो आपके द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत के अंतर्गत, द्वितीय आंकड़ों के कलेक्शन के मेथड के अंतर्गत आएगी। इसके बाद देखिए आगे, और मैं लिखा रहा हूं आपको पॉइंट, जो प्रकाशन में ही, पब्लिकेशन में ही स्थानीय प्रकाशन, कई पब्लिकेशन है जो सूचना देते हैं, उनको हम कोड करते हैं स्थानीय, निजी प्रकाशन, निजी प्रकाशन। देखिए कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपने देखे होंगे कई निजी एजेंसी हैं लेकिन ऑथेंटिक मानी जाती है डाटाओं के रूप में। पत्र पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं ये हो सकते हैं, पत्र पत्रिकाएं, विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं। व्यक्तिगत अनुसंधान प्रकाशन, व्यक्तिगत अनुसंधान प्रकाशन। जब हम पीएचडी करते हैं ना तो देखते हैं कि उससे पहले कोई पीएचडी हो रखी है, उसको कोड करते हैं, उसने ये बताया था। इसके बाद समिति की रिपोर्ट, समिति रिपोर्ट इसके अंतर्गत आएंगी, जो विभिन्न प्रकार की समिति की रिपोर्ट, आयोग रिपोर्ट, रिपोर्ट। कहने का मतलब आपकी समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार की ये भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत आएंगी। तो ये आपके प्रकाशित स्रोत है। अब लिखेंगे हम अप्रकाशित स्रोत, सेकंड लिख लीजिए, अप्रकाशित स्रोत, अप्रकाशित स्रोत। कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऑथेंटिक माना जाता है लेकिन अप्रकाशित रह जाए। अभिलेख है, सरकारी अभिलेख, निजी अभिलेख, अर्ध सरकारी अभिलेख, इस तरीके से। जैसे सरकारी अभिलेख, निजी अभिलेख, अर्ध सरकारी अभिलेख इत्यादि। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से आपके आंकड़ों के स्रोत को पढ़ा कि आंकड़ों के क्या क्या स्रोत होते हैं, और आंकड़ों को दो कैटेगरी में रखा, एक प्राइमरी आंकड़े और एक सेकेंडरी आंकड़े।
प्राइमरी आंकड़े वाले मैंने आपको 4-5 लिखाए, और उससे रिलेटेड कोई भी आता है तो आपको ये देखना है किस कैटेगरी के अंतर्गत वो आएगा। इसी प्रकार से जो सेकेंडरी जो डाटा होते हैं वो कहीं ना कहीं पहले से आपके इकट्ठे किए जा चुके होते हैं। कोई सरकारी एजेंसी कर सकती है, उनको प्रकाशित भी हो सकते हैं, अप्रकाशित हो सकते हैं, वो आपके द्वितीयक आंकड़ों में आएंगे। अब देखिए, रिमोट सेंसिंग के डाटा आप ले रहे हो पहली बार। अब आपके दोनों अलग अलग कंडीशन है। यदि अनुसंधानकर्ता स्वयं नए सिरे से ले रहा है तो आपकी प्राइमरी होंगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यदि पहले से वो एकत्रित है, जैसे रिमोट सेंसिंग के द्वारा आजकल भारतीय वन विभाग या भारतीय वन अनुसंधान सर्वेक्षण संस्थान देहरादून रिमोट सेंसिंग तकनीक का यूज करता है आंकड़े लेने में। किसके? वन विभाग के। अब वन विभाग के आंकड़े उसने अपनी रिपोर्ट में जारी कर दिए, तो रिपोर्ट तो सेकेंडरी हो गई ना आपकी। तो यदि आप कोई रिसर्च करने वाला किसी पहले से दिए गए आंकड़ों को यूज करता है तो सेकेंडरी कैटेगरी में आएंगे। अब आप कहोगे सर मैं रिसर्च कर रही हूं, मैं खुद यूज करूंगी, तो खुद करने में तो काफी महंगी पड़ती है और बड़ा संभव नहीं होता। तो ज्यादातर यदि पहले से इकट्ठे ये सारे आंकड़े सेकेंडरी में आएंगे सभी। ये बात समझनी है आपको, एक एक लाइनों का सारांश है। यदि अनुसंधानकर्ता रिसर्च करने वाला स्वयं नए सिरे से जो इकट्ठे करता है वो प्राइमरी डाटा है, और यदि पहले से किसी ने इकट्ठे कर रखे उनका यूज करता है, या प्रकाशित हो रखे हैं चाहे अप्रकाशित हैं उनका यूज करता है, वो सेकेंडरी है। जैसे यदि आप अपने रिसर्च में भारतीय वन रिपोर्ट के द्वारा जारी वन विभाग के आंकड़ों का यूज करते हो तो वो सेकेंडरी डाटा है, जो कि रिमोट सेंसिंग से यूज किए जा सकते हैं, एरियल फोटोग्राफी से भी कलेक्ट किए जा सकते हैं, तो वो आपके सेकेंडरी में आएंगे। और बाकी का सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा प्रश्न पूछने का तरीका, कि पूछने वाले ने किस प्रकार से प्रश्न पूछा है। यदि उसने 4 ऑप्शन दे रखे तो उसमें आप अपने विवेक से एक एक शब्द को पढ़ करके देखना है, तब आप निकालिए कि कौन सा प्राइमरी में कौन सा सेकेंडरी में। 4 ऑप्शन पढ़े मैंने उत्तर नहीं देना है। तो ये हमने 2 क्लासें पढ़ी डाटाओं की, और डाटा किसी भी रिसर्च के लिए बेस का काम करते हैं। इस वजह से पहला टॉपिक हमने पढ़ा रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो ब्रांच है भूगोल की, उसके अंतर्गत, चाहे इसको सांख्यिकीय भूगोल के अंतर्गत मान लीजिए, और कई जगह इसको प्रैक्टिकल में दे रखा है, जैसे पीजी वगैरह में प्रैक्टिकल में दे रखा है। तो कौन सी ब्रांच में जिसमें आप यूज करना चाहते हो, जिसमें आप पढ़ना चाहते हो, उस दृष्टि से आपको देखना है। तो पहला टॉपिक आंकड़े, प्रकार और स्रोत, ये फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के अंतर्गत हमने दोनों को पढ़ा, और ये टॉपिक आपका कंप्लीट। और अब इसमें आपको प्रश्न देखना है कि किस प्रकार का प्रश्न आता है और किस प्रकार से वो पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।